दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र, जो बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है, अंतिम फेज में 7वें चरण में यहाँ मतदान होना है 1 जून को। और यहाँ पर 3 उम्मीदवार हैं लोकसभा के। वैसे तो उम्मीदवार बहुत हैं, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार माने जा रहे हैं, जिनके बीच में ट्रेंगुलर यानी त्रिकोणीय संघर्ष की नौबत है। एक का नाम है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह इंडिया ब्लॉक यानी जो कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआईएमएल का अलायंस है, उसके उम्मीदवार हैं। वो स्वयं सीपीआईएमएल से आते हैं और उसकी पोलिट ब्यूरो के मेंबर भी हैं। इंजीनियर हैं, पेशे से, पढ़ाई से इंजीनियर हैं और वो वर्षों से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। दूसरे जो उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री रह चुके हैं, कई पार्टियों में रहे, जेडीयू, बीजेपी और अन्य जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ उनके साथ हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो उनका पुराना क्षेत्र भी है। इसके अलावा दोस्तों पवन सिंह नाम के एक भोजपुरी जो संगीत या गीत है, फिल्म है, उसके एक बड़े चर्चित शख्सियत हैं। उनको आसनसोल से उम्मीदवार बनाने की बात की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने संभवतः उनको चुनाव लड़ाने का ऐलान किया था, लेकिन वो इतने फुहड़ ढंग के कुछ गीत उनके थे या कुछ फुहड़ ढंग के डायलॉग थे कि उसके मुतल्लिक भारतीय जनता पार्टी को इतना विरोध झेलना पड़ा बंगाल में कि वहां महिलाओं ने काफी विरोध किया और इस तरह से उनकी उम्मीदवारी टल गई। वहां वो पार्टी ने टिकट उनका जो घोषित कर दिया था उसको विड्रॉ कर लिया और फिर उनको यहाँ से पेशकश की गई थी कुछ पार्टियों द्वारा, लेकिन यहाँ भी संभव नहीं हो पाई, तो अब वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। तो इस तरह पवन सिंह उम्मीदवार हैं। तो 3 उम्मीदवार ये बिल्कुल एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दोस्तों तो मैं इसी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के एक बहुत महत्वपूर्ण जो हलका है ओबरा बहुत ही एक तरह से बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कस्बा है, बाजार है और ये विधानसभा का क्षेत्र भी है। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और ये सभी लोग ओबरा के हैं या आसपास के कुछ गांव से आते हैं। और बाई चांस यहाँ पर जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो वहां पर मुझे लगा कि एक साथ बैठकर अगर बात करेंगे तो शायद बेहतर होगा। तो अब आप अपना परिचय सब लोग अपना अपना दें। आपका नाम क्या है? नाम विकास सिंह। क्या करते हैं? खेती करते हैं। आशुतोष कुमार। क्या करते हैं? पेशे से मैं इंजीनियर था, पर अभी मैं कोरोना के बाद अभी गांव लौट के अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। आप क्या करते हैं? जोगेंद्र कुमार। क्या करते हैं? डिप्लोमा इंजीनियर। अच्छा जी। मेरा नाम कृष्णा पासवान है। अरविंद जायसवाल, प्राइवेट शिक्षक हूँ, कोचिंग चलाता हूँ। आप? मैं लक्ष्मण सिंह, ऐसे पूर्व में ओबरा प्रखंड का करसांव पंचायत का पूर्व मुखिया प्रतिनिधि हूँ। आप? मैं कुमुद रंजन। मैं कुमकुम देवी, पूर्व प्रमुख। मेरा ओबरा ही है। ओबरा की पूर्व प्रमुख। आप? मेरा नाम आर्यन ओबरॉय है। प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण सिंह, और ऐसे बिजनेस भी करते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ऐसे मैं पढ़ाता हूँ। ओके। आप? मैं महन प्रसाद, मेरा बिजनेस है। ओके। आप? मैं बल्दीराम राम, भरूच पंचायत के पूर्व सरपंच, अभी जदयू का पंचायत अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये डाइवर्स अलग अलग ढंग के अलग अलग विचारों के लोग हैं जहां हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं ये बातचीत क्या उभर के आती है। तो सबसे पहले मैं पासवान जी आपसे बात करूंगा। ये आप बताएं कि हमने देखा कि यहाँ पर चुनाव प्रचार बहुत तेज है, काफी तेज है। मैं लगातार घूम रहा हूँ आपके हल्के में कई जगह, लेकिन मैंने देखा कि कई जगह खूब चर्चा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी की। और मोदी जी का एक डायलॉग जो उन्होंने अपने आपके ही इलाके में, बल्कि काराकाट में रैली में उन्होंने कहा कि भाई ये नाम नहीं लिया तेजस्वी यादव का, लेकिन मतलब वही था कि ये हेलीकॉप्टर घुमा रहा है, ये घुमा ले हेलीकॉप्टर, जब हेलीकॉप्टर घुमाना बंद हो जाएगा तो इसको जेल जाना होगा। और फिर उन्होंने कुछ मुकदमों का जिक्र किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव का माहौल है, नॉर्मल नहीं है, चुनाव है, ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री ने अपने ओपोनेंट, मुख्य जो उनका विपक्षी दल है यहाँ भारतीय जनता पार्टी का, आरजेडी है, ये तो बिल्कुल साफ है, तो उसके सबसे प्रमुख नेता को ये थ्रेट देना कि तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आप एक नागरिक के तौर पे इसको कैसे देखते हैं? इनको मोदी जी को बुरा नजर से देखते हैं।
केस भी नाजायज करने वाले आदमी नहीं है। वो अपने हेलीकॉप्टर घुमाते हैं, दूसरों को असंग लगाते हैं, हेलीकॉप्टर घुमाएंगे तो जेल भेज देंगे, केस कर देंगे। यह नाजायज मोदी जी का है। मैं यही इतना कहूँ। मतलब आपके हिसाब से प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थी? नहीं बोलनी चाहिए। नहीं बोलनी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री के दायित्व होते हुए ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप मेन है कि यहाँ जो मूल समस्या है, भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, जुर्म, शोषण, अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार, इस मुद्दे को हटाने के लिए, जनता का ध्यान दूसरे मुद्दे पर भटकाने के लिए, अपनी कुर्सी फत्ता बचाने के लिए ये सब, और ये प्रधानमंत्री को ऐसा बयान किसी को नहीं। फटाफट बताइए, आपकी क्या राय है? ये सब बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी का नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि इस प्रजातंत्र में सबको हक होता है। और इसने तेजस्वी यादव ने जो काम कर रहे हैं वो किए हैं, पूर्व में बहुत अच्छा किए हैं। और 2 टर्म से सांसद रहे बीजेपी का यहाँ काराकाट से, उससे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। मैं फिर इस पर बात करूंगा, विकास पर बात करूंगा, पहले एक मुद्दे को ले लें। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ डाइवर्स ओपिनियन के लोग हैं और डाइवर्स सोशल कंपोजिशन भी है। एक जाति के लोग नहीं है और एक ढंग के लोग नहीं है, अलग अलग विचारों के हैं। तो इसलिए हमने अलग अलग लोगों के विचारों की जो बात है वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। और भी लोगों से बात करते हैं। आप कुमुद जी क्या सोचती हैं इस बारे में? इस तरह के उनको नहीं बोलना चाहिए था। वो ये तो धमकी हुआ जैसे क्रिमिनल के तरह, तो क्रिमिनल के तरह धमकी दी है। अब मोदी जी तो उनको हम यही कहेंगे कि अपने शादी से समय से अभी प्रधानमंत्री जो बने हैं तब तक वो अपना ड्रामाबाजी दिखा रहे हैं। कभी बोलते हैं कि मंगलसूत्र सेफ नहीं है, वो अपनी पत्नी को मंगलसूत्र सेफ किए हैं। पहले प्रधानमंत्री जी अपने पत्नी को तो मंगल सेफ नहीं किए हैं, मंगलसूत्र को नहीं बचाए हैं, सेफ नहीं किए, और दूसरे को इल्जाम दे रहे हैं। उनको नाटक करते करते अब रिटायर हो गए, उनको अब बैठना चाहिए। तो देखिए, आपने एक महिला प्रमुख जो रही हैं उनकी बात आपने सुनी। आपकी क्या राय इस बारे में है? ये बातें जो बोले ये तो 100% गलत ही बोले, क्योंकि ये हमेशा जब से बने हैं तब से हर बात को उल्टा सीधा करते रहते हैं, उल्टा बोलते रहते हैं। और जो प्रधानमंत्री का जो ये दायित्व होते हैं वो अपने दायित्व को निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री जी इस तरह की जो बातें बोलते हैं, क्या उनके जो समर्थक हैं, उनकी पार्टी के लोग या उनके भक्त या उनके समर्थक, क्या वो पसंद करते हैं या वो भी नहीं पसंद करते? आपको क्या लगता है? जहाँ तक सवाल है उनके समर्थन का, जो उनके पार्टी के हैं या आरएसएस के लोग हैं, वो भी उन्हें नापसंद करते हैं। उनको भी ऐसा लग रहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो कहीं न कहीं घबराहट में बोल रहे हैं। इसलिए एक तरह से ये प्रतिक्रियावादी उनका बोल है। जहाँ तक सवाल है, लेकिन आपको कैसे ये अंदाज है कि जो आरएसएस के भी लोग हैं, बीजेपी के भी अंदर लोग हैं, वो ये बातें पसंद नहीं करते कि जिस तरह की बात मोदी जी बोलते हैं? क्या आप लोगों से बात करते हैं क्या? मैं स्वयं स्वयंसेवक संघ में रहा हूँ, आरएसएस में गया हूँ। आरएसएस में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, कैसे किसी को देशभक्त बनाया जाता है और अछूत जाति को क्यों नहीं घुसाया जाता है, मैंने करीब से देखा है। करीब मैंने 10 बरस तक मैं देखा हूँ। मेरे बड़े भाई भी आरएसएस में रह चुके हैं। ये जो बातें हैं, इस तरह से मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो इष्ट मित्र हैं हमारे ओबरा में भी, वो आरएसएस के हमारे साथ दोनों लोग रहते हैं। हम लोग सारे लोग साथ में एक साथ रहते हैं और बातें आपस में होती है, क्रॉस भी होते हैं। तो उनका जहाँ तक कहना होता है इस मसले पर कि ये अभी ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं वो एक प्रतिक्रिया दबाव में दे रहे हैं। ये इनका जो चुनाव है उसमें अंडर प्रेशर में। अंडर प्रेशर। आप तो जनता दल यू के मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी के एलआई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी आपके अलायंस के नेता हैं। तो आपको प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही काराकाट रैली में और कहा कि जो उनका मुख्य अपोनेंट है उसको जेल भेज देंगे और अभी हेलीकॉप्टर घुमा ले, ये कैसे लगी बात? जो बोले सर, सरासर ये गलती बोला, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। राजनीति तय करना अलग है, लेकिन ऐसा शब्द को उच्चारण उनको करने का अच्छी नहीं चाह रहा था, ताकि अभी तक जो किए वहाँ तक ठीक किए, लेकिन जो भी किसी पर इल्जाम लगाना सबसे सरासरी उनको गलती हम साबित करते हैं। गलत आपको लगता है? तो दोस्तों, आपने एक मुद्दे पर ये देखी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जो देश के सर्वोच्च इलेक्टेड लीडर हैं और उनकी जो बात है जो रैली में निकली, सोच समझ कर निकली,
भारत का प्रधानमंत्री अनायास तो नहीं बोलेंगे, वो जरूर सोच समझकर बोले, लेकिन सोच समझकर अगर उन्होंने बोला, लेकिन इतने लोग जो सोच समझ रखने वाले लोग हैं, पढ़ाई करने वाले लोग हैं, बिजनेस करने वाले लोग हैं, खेतीहर लोग हैं, प्रधानी करने वाले लोग हैं, मुखिया लोग रहे, ऐसे लोग, इसमें आपने देखा कि किसी ने भी उनकी बात का समर्थन नहीं किया, जबकि इसमें उनके अलायंस पार्टनर हैं, जेडीयू के एक सदस्य हैं। तो एक तो ये मैं आपके सामने इस बात को जरूर रखना चाहता था। दूसरी बात, जो मेरा दूसरा सवाल है, केवल दो ही सवालों पर आज की चर्चा में केंद्रित कर रहा हूं, मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहूंगा। एक तो आपने शायद चर्चा की, आप में से किसी ने, कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। क्या आपको लगता है कि जेडीयू बीजेपी अलायंस जो कि रूलिंग पार्टी है यहाँ की, बिहार में भी है, क्योंकि नीतीश कुमार जी पहले आरजेडी के साथ थे, फिर वो उधर चले गए बीजेपी की तरफ, तो इस क्षेत्र के मुद्दों को क्या माननीय प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में या अन्य जो नेता बीजेपी के जेडीयू के हैं, क्या वो उठा रहे हैं? क्या क्या समस्याएं इस क्षेत्र की ज्यादा हैं? आप कुछ कहना चाहते थे? इस क्षेत्र का समस्या है कि पूर्व में भी सांसद रहे जदयू का महाबली बाबू, वो भी ओबरा में कुछ विकास नहीं किए, चाहे अभी वर्तमान में, पूर्व में भी उपेंद्र कुशवाहा जी रहे थे। इससे जनता में नाराजगी है और जनता के साथ भी नहीं देते थे, हर दुख सुख में कोई जाते थे कहते कि पहचान में नहीं करते। नहीं, लेकिन हमें तो कई लोगों ने यहाँ कहा, ओबरा में और दाऊदनगर में, कि एक काम विकास के क्षेत्र में जरूर हुआ है, और वो है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में सड़कों का जाल काफी बिछा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लोग कहते हैं। आपकी क्या राय है? जी जी, ये तो सत्य बात है कि सर हुआ है उनका कार्यकाल में, लेकिन सांसद के बात हो रहा है। अच्छा। तो संसदीय क्षेत्र में तो काम होना चाहिए। लोग भेजता है कि लोकसभा में जाए, अच्छा विकास करे, अच्छा उम्मीदवार है, लेकिन दो दो बार हम लोग देखे, लेकिन इस क्षेत्र में विकास का काम नहीं हुआ। इस चलते जनता चाह रहा है कि अब इसको महागठबंधन की ओर हम लोग पूरे समर्पित है, हर जाति हर समाज के लोग। अच्छा दोस्तों, एक आमतौर पे चर्चा होती है कि बिहार में जाति जो है वो बड़ा अहम है। लोग आमतौर पे अगर उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता को आप देखना चाहें, समझना चाहें, तो आप उनकी जातीय जो पृष्ठभूमि है उसको देख लें। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ अलग अलग जातियों के लोग हैं, लेकिन वो जिस तरह से स्टैंड ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्टैंड है, क्योंकि उनके स्टैंड में काफी एकरूपता है, जबकि उनके सामाजिक पृष्ठभूमि में आप एकरूपता नहीं पाएंगे, आप वो डाइवर्स है, अलग अलग है। तो इसलिए ये जो डिस्कशन है मुझे लगता है बहुत दिलचस्प है। मैं एक बात और पूछूंगा, आपको क्या लगता है? लोग कहते हैं कि बिहार में जात पात बहुत है और लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। आपके इलाके में काराकाट में जो इलेक्शन हो रहा है, इसमें जाति कितनी महत्वपूर्ण है, या जाति को लोगों ने काफी हद तक लांघा है और उम्मीदवार के आधार पर या अलायंस के आधार पर लोग वोट दे रहे हैं? क्या आपको लगता है? जहां तक इस सवाल का जवाब है, जाति है वो करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में है। ये पार्टिकुलर सिर्फ बिहार को लक्ष्य करके जाति में बांटना और के जाति आधारित वोट होता है, ये कहना एकदम बिल्कुल ही गलत है। ये जो जाति की बात है, आप यूपी में जाएं, दिल्ली में जाएं, हिमाचल में जाएं, पंजाब में जाएं, हर कहीं भी ये सक्रिय है। रही बात यहाँ की, तो यहाँ चूंकि जो ज्यादा संख्या में होते हैं तो उसके कुछ दुश्मन भी होते हैं या उनके एंटी होते हैं। यहाँ का जो समीकरण है, सबसे ज्यादा लार्ज वोटर यादव है, सेकंड लार्ज वोटर कुशवाहा है, उसके बाद थर्ड लार्ज वोटर राजपूत और मुस्लिम लगभग दोनों बराबर है। अभी जो वर्तमान मैं देख रहा हूँ उसमें में चूंकि कैंडिडेट कुशवाहा से दो हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा है और एक राजा राम सिंह है। चूंकि उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन मंत्रालय मिला हुआ था, यहाँ का जो नवोदय विद्यालय है आज तक बिल्डिंग में नहीं बनी है, आज तक लोगों के बीच में वो गए नहीं, आज तक वो खिड़की खोल के किसी को देखे नहीं। जब भी गए कुशवाहा में गिने चुने लोगों के पास गए, उसके बाद बंद कार से दौड़ते रहे। यही उसका परिणाम है कि उन्हीं के कास्ट के लोग उनको फॉलो नहीं कर रहे या उनसे सट नहीं रहे। जहाँ तक बात है दूसरे प्रतिद्वंदी जो कुशवाहा से आते हैं, राजा राम सिंह जो माले के नेता हैं, यहीं पे एक घटना घटित हुआ था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और अभी जो जहां तक मैं अपना ओपिनियन रखता हूं कि जो कुशवाहा का जो वोट बैंक है उसमें 50% से ज्यादा सेंधमारी हो चुकी है। अब जो पीछे उनके उपेंद्र कुशवाहा के जो सपोर्टर्स हैं वो खुद कहते हैं कि 50-50 हो गए। अच्छा। तो मैं अगर इसी को बात को लेकर चलूं तो अगर रिजल्ट हम देखते हैं, इसके पहले भी कांति सिंह यहाँ के सांसद रह चुकी हैं, ये 50,000 लगभग वोट से वो हार चुकी हैं।
अब हम अगर देखें, अगर तुलनात्मक अध्ययन करें, तो कांति सिंह को यादव और मुस्लिम का वोट प्राप्त करके वो दूसरे प्रतिद्वंदी से 50,000 से वोट पीछे थी। अब इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जाए तो आज के दिन में यादव कंसोलिडेट वोट है, दूसरा मुस्लिम कंसोलिडेट वोट है, तीसरा जो कुशवाहा जो डिसिसिव है उसमें बंटवारा है। उसके बाद जो एलाइज ये माले का जो कैंडिडेट हैं उनका अपना कैडर वोट है और उनके पीछे पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का उनका थोड़ा सपोर्ट है। इस तरह से हम देख रहे हैं। दूसरा एक और बहुत बड़ा चीज है कि जो वोट बैंक जो जदयू का होता था या बीजेपी का होता था, वो वोट बैंक पवन सिंह काट के निकाल लिए हैं। इस तरीका से ज्यादा रास्ता दिखता है कि राजा राम सिंह आज के दिन में ज्यादा आगे है। पासवान जी, ये मैं समझना चाहता हूँ आपसे कि जो दलित समाज है इस इलाके में, उसकी प्रतिबद्धता या उसका जो नजरिया है, उसका जो एसोसिएशन है, वो किस उम्मीदवार या किस अलायंस के प्रति ज्यादा आपको नजर आ रहा है? हम लोग राजा राम के पक्ष में हैं, दलित महादलित राजा राम के पक्ष में हम लोग। लेकिन अभी एक इम्प्रेशन मीडिया में है, मुख्य धारा का जो मीडिया है, टेलीविजन है, हिंदी के अखबार जो हैं, वो ऐसा लगता है कि पासवान जो समाज है या दलित समाज जो है वो चिराग पासवान के नाम पर बीजेपी को या जेडीयू को वोट दे देगा, ऐसा एक इम्प्रेशन है मीडिया में। आपको क्या लगता है? नहीं, क्या, कैसे, आप बताएं। चिराग जी को वोट उनके नाम पर भाजपा में नहीं मिलेगा। पासवान के तरफ से सब माले राजा राम सिंह को जा रहा। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं संघ पे जाति पर बोलना चाहता हूँ। जी। संघ के जितने भी आज तक इधर सर संचालक हुए हैं, तो आज तक जितने भी हुए हैं ब्राह्मण, वो भी चित पावन गोत्र वाले, रज्जू भैया जी को छोड़ के सर। तो जातीयता संघ में जितनी है वो कहीं पे भी नहीं है। आप देख लीजिए, नितिन गडकरी जी को मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो चित पावन गोत्र के नहीं थे, और चित पावन गोत्र के देवेंद्र फडणवीस जी थे, जो पूना से चलता है, वहीं के लोग थे। तो सबसे ज्यादा यदि जातिवाद है तो आप बीजेपी में देख सकते हैं सर। आप जैसे मोदी जी का डिक्टेटरशिप, तो अडवाणी जी ने क्या बोला था 2015 में, 15 के लास्ट में एंडिंग में, कि ये जो सरकार चल रही है ये आपातकाल से भी ज्यादा मतलब बुरी स्थिति है। उसके बाद अडवाणी जी को साइडलाइन किया गया। और इनका मोदी जी का जो कहना है कि मैं जो बोलूं उसी पे करो। अरे भाई, आप बोलो कि तेजस्वी जी गिरफ्तार होंगे, वो तो न्यायालय में विचाराधीन है, तो आप कैसे फिर बोल देते हो? इसी मैटर पर जब बोलता है कि आप न्यायालय को भी आपके अंदर में है, तो इस पर भी जैसे लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने बोला, और ये मामला तो अभी कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी इसका कुछ भी नहीं हुआ है, केवल नेम उसमें आया है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन बिहार की जनता में इसको लेकर प्रतिक्रिया कितनी आपको नजर आ रही है? बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया। आप यदि यहाँ पर काराकाट में आए थे तो 2013 के इलेक्शन में यहाँ पर सोनिया गांधी जी आई थी, जो आपको सर रोहतास का जो है ये डालमिया नगर, तो उस चीज को बोला गया था कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बन रहा है उसको बगल में उसको रेलवे के पहिया के लिए, तो आपने क्या दिया? नहीं दिया। दूसरी लाइन थी बेहटा और अनुग्रह नारायण औरंगाबाद लाइन, जो आपको राजा राम जी का संकल्प में भी है, यदि उनका पढ़ेंगे पर्ची, कि जो हाईवे है उसके समानांतर में जो रेलवे लाइन है उसको हम संकल्प पत्र में ले रहे हैं। आपने इनकी बात सुनी, लेकिन इस बीच में हम जहाँ काम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रोग्राम, अचानक लाइट चली गई तो थोड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक जो बात सुनी है इतने सारे लोगों की, अलग अलग ढंग के लोगों की, इसमें ऐसे भी लोग हैं जो आरएसएस बैकग्राउंड में जो खुलेआम कह रहे हैं कि वो आरएसएस के साथ एक समय जुड़े थे, और एक पासवान साहब हैं, एक और दलित समाज से आने वाले एक्टिविस्ट हैं जेडीयू के। सबकी बात आपने सुनी और ये एक यूनानिमस व्यू है कि माननीय प्रधानमंत्री को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो ऐसा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री ने अगर ऐसी बात कही तो वो हो सकता है कि उनके अलायंस के लिए डैमेजिंग हो। यानी डैमेजिंग मतलब हो सकता है नाराजगी, जो बीजेपी जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं वो भी शायद इससे नाराज होंगे कि क्यों ऐसी बात कह रहे हैं। ये काम कोई एग्जीक्यूटिव आदमी नहीं करता है, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉन इलेक्टेड हो। तो दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज के इस डिस्कशन से उभर कर आती है। तो आज इतना ही। ओबरा से मैं उर्मिलेश, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।